और आज फिर से कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में हैं, जो आपको विशेष रूप से उपयोगी हैं, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन का। आप मैक्सिमम का कमेंट आने लगा है। आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आइए दोस्त, शुरुआत करते हैं फिर से एक महत्वपूर्ण सेशन, एक महत्वपूर्ण कक्षा। और हाँ, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर आप वन लाइनर नोट्स बनाइए और वन लाइनर नोट्स के माध्यम से आप आगे की ओर बढ़िएगा। तो आइए दोस्त, आज के सेशन का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। कह रहा है 18 जून 2004 से, 18 जून 2003 से, 18 जून 2002 से, और कह रहा है 18 जून 2001 से। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। अब देखिए दोस्त, जब बात हो रही है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की, तो इसमें कई चीजें थी। एक तो सबसे जो मेन ध्येय था वो क्या था, तो याद रखिएगा कि इसमें मेन लक्ष्य था किसानों को सहायता। इसमें मूल ध्येय या मूल लक्ष्य क्या था, तो याद रखिएगा किसानों की सहायता। अब किसानों की सहायता इसमें कई चरण में शामिल थी। कई चरण में शामिल थी, इसका मतलब क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें किसानों की सहायता की जो हम आपसे बात करते हैं, तो एक तो था कि कृषि उर्वरक, क्या, कृषि उर्वरक और बीज की उपलब्धता, कृषि उर्वरक और बीज की उपलब्धता ये सुनिश्चित करना पहला था। दूसरी, इसमें जो एक मेन लक्ष्य था, वो मेन लक्ष्य था, ध्यान दीजिएगा का क्या, कि कृषि में मृदा की गुणवत्ता, कृषि में मृदा की गुणवत्ता और उचित परामर्श। अब देखिए इसमें हुआ क्या, एक तो किसानों को उनकी आवश्यकता की जो चीजें हैं, खाद है, बीज है, और उसके लिए समय पर सिंचाई के लिए विद्युत है, ये सारी चीजें समय पर आनी चाहिए, समय पर चीजें प्रोवाइड कराई गई, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई और इसमें टेलीकॉलिंग की सुविधा कर दी गई कि आप फोन करेंगे और या ब्लॉक से संपर्क करेंगे तो आपके मृदा की क्या गुणवत्ता है, कब आपको पानी देना, कब खाद देना, कब किस तरीके से आप सिंचाई में आप कार्य करें तो आपके फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। इसको लेकर के आपका प्रारंभ किया गया किसान मित्र योजना। और ये किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। तो याद रखिएगा, इसका राइट जवाब क्या होगा, इसका राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बोलिए क्लियर हो गया। तो इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी, किसान मित्र योजना। और यह भी बात याद रखिएगा, किसान मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है, ये इसका एक डायमेंशन बनता है। तो किसान मित्र योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से। और जब ये बात आई है तो लगे हाथ एक चीजें और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो ये है कि किसानों की आय, याद रखिएगा कि किसानों की आय जो सबसे लेटेस्ट है कि किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य जो है वो किस वर्ष तक का रखा गया है। तो इसको याद रखिएगा कि ये लक्ष्य रखा गया है 2022 का, कि 2022 ईस्वी तक किसानों की आय को भारत सरकार द्वारा क्या कर दिया जाएगा, दोगुना कर दिया जाएगा। इसको आपको याद रखना। आप मैक्सिमम ने कमेंट भी किया है, चलिए बिल्कुल। आइए दोस्त, सेशन का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख उत्पादक है। चलिए, किस फसल का पूछ रहा है, कह रहा है चना का, ज्वार का, मक्का का, गेहूं का। तो याद रखिएगा कि जब फसल के प्रथम उत्पादन में आते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे आप यहां पर लिखोगे गेहूं, इसके अलावा आप यहां पर लिखोगे आलू, यहां पर आप लिखोगे गन्ना, और गन्ने के साथ आप एक चीज और लिखना और वो है दूध। ये चार सबसे प्रमुख चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार घुमा करके, बार बार चीजें यहीं से कोरिलेट करके आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्त इसको अच्छे से आपको क्लियर रखना है। गेहूं को याद रखिएगा, आलू को याद रखिएगा, गन्ना को याद रखिएगा, और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम
स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा क्या, तो और एक बात याद रखिएगा कि जब बात आएगी 26 नवंबर को, याद रखिएगा 26 नवंबर को, तो हम लोग मनाते हैं इसी में क्या, तो हम लोग इसी में मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जामों में ये चीजें काफी हाईलाइट हो गई हैं, ये चीजें हाल फिलहाल के एग्जामों में काफी हाईलाइटेड हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कर लिया, और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीज, क्या याद रखना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये याद रखिएगा, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, और इसके साथ ही साथ ये इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन किया जाता है। बोलो दोस्त, अच्छे से क्लियर हो गया, बोलो अच्छे से क्लियर हो गया, बिल्कुल 26 नवंबर मैक्सिमम ने जवाब भी दिया है। तो आइए दोस्त लेते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कह रहा है कि जबलपुर में की गई थी, कानपुर में की गई थी, अयोध्या में की गई थी, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या यह पंतनगर में की गई थी। आप मैक्सिमम कमेंट करेंगे और मैक्सिमम कमेंट करके बताएंगे कि हाँ। चलिए, तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये आपका स्थापित किया गया पंतनगर में, और ये तात्कालिक, मतलब तात्कालिक जो था वो तात्कालिक आपका यूपी। और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान, तो याद रखिएगा कि पंतनगर वर्तमान समय में कहां पर है, तो पंतनगर वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। कहां पर है, तो याद रखिएगा कि वर्तमान समय में यह उत्तराखंड में है। एक बात और याद रखिएगा, जब पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय आया है तो इसमें एक लाइन आपको और ऐड करना पड़ेगा दोस्त, कि भारत में हरित क्रांति का, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कहां से माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ है दोस्त, याद रखिएगा वो कहां से माना जाता है, तो वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से ही प्रारंभ किया गया था। और किसने प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। किसको याद रखोगे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक। तो अब देखिए इसमें 4-5 चीजें हो गई। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना तात्कालिक समय में कहां पर की गई थी, आप बताओगे उत्तर प्रदेश में की गई थी। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान समय में कहां है, तो आप बोलोगे उत्तराखंड में है। उसका नाम क्या है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और यह शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा। तो बोलिए प्रश्न नंबर 3 का राइट जवाब क्या होगा, प्रश्न नंबर 3 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, मक्का है, गेहूं है, धान है और गन्ना है। चलिए आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है। तो देखिए प्रमुख फसलों में यहां पर 2 चीजें आएंगी, गेहूं भी है और गन्ना भी है, लेकिन सर्व प्रमुख, मतलब इसमें पूछा है कि सर्व प्रमुख, तो मतलब यहां पर याद रखिएगा, अगर जब हम सर्व प्रमुख की बात करते हैं तो इसको याद रखिएगा कि आपसे सर्व प्रमुख फसल पूछा है। अब अगर यही पूछता कि सर्व प्रमुख, अगर आपसे यही पूछता कि सर्व प्रमुख नकदी फसल, तब यही आपका जवाब गेहूं की जगह बदल करके क्या हो जाता, गन्ना हो जाता। और ये क्यों, क्योंकि ये खाद्यान्न फसल है। क्या है, तो याद रखिएगा कि यह आपका प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसल है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहीं पे एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसका सेंस अलग अलग डायमेंशन से है। बोलो दोस्त, हाँ बोलो दोस्त, ऐसे डायमेंशंस है इसके, बोलिए क्लियर हो गया आपको। तो ये याद रखेगा कि सर्व प्रमुख केवल पूछा है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी किसको, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी खाद्यान्न फसल को। लेकिन अगर यही नकदी शब्द का प्रयोग कर दिया होता तो हमारी प्रायोरिटी चली जाती गन्ना को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आप लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। बोलो प्रश्न नंबर 4 का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। आइए प्रश्न नंबर 5 के क्रम पर चलते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है लाल
लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? कह रहा आगरा मथुरा में पाई जाती है, एटा मैनपुरी में पाई जाती है, सीतापुर बाराबंकी में, और कह रहा कि मिर्जापुर झांसी में पाई जाती है। आप में से मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए, मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए। तो देखिए अभी अगर आप में से कुछ लोग अगर यूपीटीटी में बैठे होंगे तो आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? बुंदेलखंड पठार। तो ये याद रखिएगा कि बुंदेलखंड पठार में आपका सबसे प्रमुख रूप से आता है कौन? झांसी। तो याद रखिएगा ये जो लाल मृदा है ये झांसी सहित मिर्जापुर वाले भागों में सबसे ज्यादा फैली हुई है। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें याद रखिएगा कि ये लौह तत्व, याद रखिएगा क्या? लौह तत्व की अधिकता के कारण, किसके? तो याद रखिएगा कि लौह तत्व की अधिकता, लौह तत्व की अधिकता के कारण, लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका सामान्यतः रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये लाल रंग का दिखाई देता है। इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? आप मैक्सिमम का कमेंट क्या है? बिल्कुल। और डी डी डी, अच्छा अच्छा अच्छा, आयरन के कारण। चलिए दोस्त आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये कृषि योग्य जलवायु क्षेत्रों का जो विभाजन किया गया है, कह रहा 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। और आप में से कुछ लोगों का कमेंट आना शुरू भी हो गया है। हाँ, आप में से कुछ लोग का कमेंट आ भी रहा है और कुछ लोग बता रहे हैं 6 का BC, लेकिन ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सस्य जलवायु क्षेत्रों का विभाजन किया गया है वो सस्य जलवायु क्षेत्रों का विभाजन 9 क्षेत्रों में बांट करके किया गया है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम जलवायु क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जब हम जलवायु क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि लखनऊ, याद रखिएगा क्या? लखनऊ में आपका मुख्य रूप से जो अनुसंधान केंद्र है वह अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा अनुसंधान केंद्र जलवायु के आधार पर, लखनऊ में अनुसंधान केंद्र जलवायु के आधार पर सर्वाधिक रिसर्च किसका करता है? तो जलवायु के आधार पर जो सर्वाधिक रिसर्च है, ये सर्वाधिक रिसर्च का कार्य ये किया जाता है किस पर? तो ये सर्वाधिक रिसर्च का कार्य किया जाता है आम पर। इसको याद रखिएगा। तो किस पर? तो आप बोलोगे दोस्त कि आम पर किया जाता है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 6 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आएंगे प्रश्न नंबर 7 के क्रम पर। देखिए कह रहा निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको बताना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसलों का क्रम आपको बताना है। चलिए मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। तो देखिए कह रहा धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, कह रहा मक्का, तोरिया, गेहूं और कपास, गेहूं, मूंग। देखिए ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पूर्वांचल का बड़ा एरिया शामिल होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें पूर्वांचल का बड़ा एरिया शामिल होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि भारत का कोई भी भाग हो, फसल की शुरुआत आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1 जुलाई से फसली वर्ष हमारा प्रारंभ होता है जो 30 जून तक चलता है। मतलब 1 जुलाई से प्रारंभ होकर के 30 जून तक चलता है। ये बात आप समझते हैं अच्छे से। अब देखिए आप याद रखिएगा कि हम जब 1 जुलाई जो हमारा सेशन आता है तो इसमें हम सबसे पहले बुआई किसकी करते हैं? खरीफ की करते हैं। और खरीफ के बाद हम रबी की तरफ आगे जाते हैं और इसके बाद तब हम कहां की तरफ आगे बढ़ते हैं? तब हम जायद की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां सीधा जो पूर्वांचल का सबसे प्रमुख खरीफ की फसल है वो धान है। फिर आगे बढ़िए मक्का और रबी में चले आइए तो गेहूं। तो ये याद रखिएगा कि सबसे प्रमुखता से उगाया जाने वाला। तो खरीफ में देखिए दोनों चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा पूर्वांचल में जो प्राथमिकता है या जो सबसे शीर्ष पर श्रेणी पर है वो है आपका धान। और धान के हिसाब से आपका 7 का राइट जवाब ए हो जाएगा। और आप में से
धान मक्का गेहूं, मैक्सिमम ने दिया भी है जवाब राइट। तो चलिए दोस्त, धान मक्का और गेहूं, बोलिए क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम का जवाब दिया है। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। कह रहा सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में और प्रयागराज में। चलिए आपको बताना है कि प्रथम दुग्ध, चलिए बताएंगे प्रथम दुग्ध समिति की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो जब आप प्रथम दुग्ध सहकारी समिति उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की बात करते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये इसका भी शुरुआत, मतलब ये विशेष रूप से इसको महत्व दिया गया था। कहां से? तो विशेष रूप से महत्व दिया गया था श्वेत क्रांति से। और श्वेत क्रांति कब आई थी? तो आप जानते हैं 1970 ईस्वी में आपका श्वेत क्रांति आई थी। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें सरकारी सहायता, इसमें सरकारी सहायता मिले और सरकारी सहायता में मुख्य रूप से दुग्ध से संबंधित व्यापार शुरू करने के लिए ऋण का मुहैया कराया जाए, मतलब ऋण की व्यवस्था किया जाए, ये इसका मुख्य आधार था। तो इसको याद रखना दोस्त कि इसका मुख्य आधार क्या था? ऋण की व्यवस्था कराना, अर्थात इसमें जो सरकारी सहायता है वो हो। और इसका मेन फोकस क्या रखा गया था? तो इसको याद रखेगा कि इसके माध्यम से बिचौलियों, याद रखेगा क्या? इसके माध्यम से बिचौलियों की हो क्या? समाप्ति। मतलब हम आपको छोटे स्तर पर ब्याज दे रहे हैं और ब्याज की राशि हम जो आपसे उसका है वो हम ज्यादा मात्रा में वसूल रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन मारपीट कर लेंगे, हम आप जितना व्यापार कर रहे हैं सब हम शोषण नीति अपना रहे हैं। ये चीजें समाप्त करने का मूल ध्येय, मूल लक्ष्य था। और ये समिति की जो स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो याद रखना दोस्त कि ये हुई थी आपके लखनऊ में। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो आप बोलोगे इसका राइट जवाब है बिल्कुल, और मैक्सिमम का जवाब आ रहा है लखनऊ। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 9। कह रहा है प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से फेमस है। तो देखिए पान उत्पादन की जब बात आई है तो यहां कई चीजें आपसे उठा करके पूछी जा सकती है। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में उद्योग, ताले कहां के? तो आप बोलोगे कि ताले अलीगढ़ के प्रसिद्ध हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इत्र कहां का प्रसिद्ध है तो आप बोलोगे कि इत्र के लिए या परफ्यूम के लिए कन्नौज को याद रखिएगा। किसको? कन्नौज को। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि झुमका, झुमका, या अगर मैं आपसे बात करूं किसका? सुरमा का अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि इसके लिए गाना भी बना था कि झुमका मोर गिरा रे बरेली के बाजार में। इसके अलावा जैसे और मैं आपसे बात करूं तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, जैसे कांच की चूड़ियां, अगर मैं आपसे बात करूं कि कांच की चूड़ियां, तो यह भी याद रखिएगा कि कांच के चूड़ियों की जब हम बात करते हैं आपसे तो आप जानते हो क्या? बोलो आप जानते हो फिरोजाबाद। क्या जानते हो दोस्त? तो आप जानते हो फिरोजाबाद। तो ये इस तरीके से। और पान उत्पादन की जब बात करेंगे तो पान उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का जो सबसे फेमस जिला है वो है आपका उत्तर प्रदेश। बोलिए क्या है? तो आप बोलोगे कि ये सबसे ज्यादा फेमस है और इस उत्तर प्रदेश में कहां? तो आप जवाब दोगे महोबा। आइए 10, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाया जाने वाला सुगंधित चावल का किस्म क्या है? तो आप याद रखिएगा कि ये काला नमक चावल, काला नमक चावल, ये आपको पता होगा जीआई टैग भी दिया गया इसको, और इसके नाम से, मतलब इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया और इसके नाम से महोत्सव भी मनाया जाता है। और ये एक ब्रांड माना जाता है जो अत्यधिक जल में उगाया जाता है। तो ये होगा आपका काला नमक चावल, होगा काला नमक चावल। इसको याद रखिएगा क्या? ये है आपका सिद्धार्थनगर और ये लगातार चर्चा में है, और चर्चा में है तो ग्रामीण विकास के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बात याद रखिएगा, इसको भी याद रखना है। जीआई टैग याद रखिएगा, जीआई टैग को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल इंडिकेशन, फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडिकेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भौगोलिक
मतलब भौगोलिक सूचक है, या ये वह स्थान इसके नाम से फेमस होगा, इसके नाम से जाना जाएगा। तो बोलिए इसका राइट जवाब आपने क्या बताया? ऑप्शन नंबर डी बताया। आओ दोस्त आगे चलते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा कि उत्तर प्रदेश में आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। पूछ रहा कि ललितपुर में कम होती है, झांसी में, बांदा में, और करा कि मथुरा में। चलिए कमेंट करिए और बताएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला ये अलग विषय है, और उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहां होती है ये अलग विषय है। तो देखिए आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब आना शुरू भी हो गया है, और हां मैक्सिमम बताएंगे। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा आपका कहां होती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होता है मथुरा में। क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा निम्न जिलों का उत्तर प्रदेश से दक्षिण का क्रम क्या है। आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से आपका, अच्छा उत्तर प्रदेश से नहीं, ये निम्नलिखित में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है कि आपको उत्तर से ऊपर से नीचे की ओर जो उत्तर प्रदेश की आकृति है इसके संदर्भ में आपको जिलों का क्रम बताना है। तो कह रहा संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत रविदास नगर। कह रहा सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और कह रहा संत रविदास नगर। कह रहा अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर और कह रहा संत कबीर नगर। कह रहा संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर, ये आपको बताना है। चूंकि देखिए चलिए बताएं, चलिए मैक्सिमम का आना चाहिए, मैक्सिमम का जवाब आना चाहिए। तो देखिए आप में से मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, आने भी लगा है, बिल्कुल मैक्सिमम का जवाब आ भी रहा है, बहुत सारे लोगों का जवाब आ भी रहा है। तो देखिए याद रखिएगा, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो आपको सबसे पहले संत रविदास नगर, फिर संत कबीर नगर, कबीर नगर के बाद अंबेडकर नगर और उसके बाद संत रविदास नगर भदोही मिलता है। तो ये आपका राइट जवाब क्या होगा? ये 12 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोलिए मैक्सिमम, बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब है, चलिए चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 13 के क्रम पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। कह रहे निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम क्या है। भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब आपको क्षेत्रफल के अनुसार जो कम होते जा रहे हैं इनका बताना है कि ये बड़े से छोटे के क्रम पर इनका क्रम क्या है। तो देखिए कह रहा है कि वाराणसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। कह रहा भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। कह रहा गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत है और कह रहा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, तो ये याद रखेगा सीधा प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम की जब हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही और ये है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क्या? डी। आइए प्रश्न नंबर 13 के क्रम पर चलते हैं और देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कह रहा प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए अभी हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो आपने कह दिया कि सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। अब ये चीजें भारत में भी पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो जब भारत में सर्वाधिक की बात आएगा तो आप याद रखिएगा कि इसमें या तो ऑप्शन में सबसे पहले ढूंढिएगा मासिन राम, और अगर मासिन राम नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आपके ऑप्शन में होगा क्या? चेरापूंजी। तो मासिन राम होगा या तो ऑप्शन में क्या होगा दोस्त? चेरापूंजी होगा। और अगर यहां आपसे प्रश्न पूछा कि सबसे
कम वर्षा, तो याद रखिएगा कि इसके लिए लेह को याद रखिएगा, और ये कहां पर है, तो ये लेह लद्दाख याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ठंडा रेगिस्तान। अब ये हो गया, ये मथुरा हो गया, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा के लिए आप किसको याद रखना, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा के लिए आपको याद रखना है दोस्त किसको, तो आपको याद रखना है गोरखपुर को। बोले क्लियर हो गया, बोले क्लियर हो गया, मैक्सिमम का जवाब आया कि क्लियर हो गया। आओ दोस्त प्रश्न नंबर 15 के क्रम पर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना पूछ रहा है कि कब लागू की गई थी, तो देखिए किसान बही योजना का मतलब है कृषि, मतलब कृषि भूमि, कृषि भूमि का रिकॉर्ड, कृषि भूमि का रिकॉर्ड कृषक के पास, और इसी के लिए जो है किसान बही योजना लागू की गई। और किसान बही योजना याद रखिएगा, इसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, जोत बही। जो जैसे अभी आप सामान्य रहने इन सब के लिए जमीन को रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको जोत बही नहीं मिलती है। ये जोत बही वो है जो प्रमुख रूप से आपको प्रदान किया गया था जब कृषि योग्य भूमि के लिए, तो ये इसका एक स्पेशल इंडिकेशन था। अब आप में से बिल्कुल तो कोई लिखा है सच तक आशीष गुरु चिंता। चलिए, तो ये याद रखिएगा कि ये जो किसान बही योजना है ये 1992 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो बोलिए इसका राइट जवाब क्या होगा, आप बोलोगे इसका राइट जवाब है 15 का ऑप्शन नंबर डी। कह रहा आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, और कह रहा है कि सुल्तानपुर है। तो याद रखिएगा कि आप जानते हैं कि सब सर्वाधिक मतलब उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, प्रतापगढ़ से होता है। और जब बात आंवले की आई है तो याद रखिएगा आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है क्या, तो आप बोलोगे सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन सी। बताइए आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन सी, और जब विटामिन सी की बात करते हैं तो इसके लिए फेमस है एक रोग, और उस रोग का क्या नाम है, तो आप बोलोगे उस रोग का नाम है स्कर्वी। समस्या क्या होता है, मसूड़े में सूजन, मसूड़े में बोलो क्या होता है, मसूड़े में सूजन, और मसूड़े में सूजन और दांत का कमजोर होना, दांत का क्या होना, कमजोर होना। और इसके लिए याद रखिएगा सलाह क्या दी जाती है, तो प्राकृतिक खट्टे फल, क्या विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो प्राकृतिक खट्टे फल माना जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता दी जाती है किसको, आंवले को। तो बोलिए 16 का राइट जवाब आप क्या बताओगे, तो आप कहोगे कि 16 का राइट जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़। आइए प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मूंग का, अरहर का, मटर का, चना का, आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि किस दलहन फसल का। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके आपके लिए रखा गया है, पूछ रहा है कि किस दलहन फसल का। तो चलिए आप में से अच्छा हाँ, तो अब मैक्सिमम का जवाब आएगा बी, लेकिन आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किसका है, तो दलहन फसलों में चना का है। ये बात याद रखिएगा, मुझे पता था, मैं जानबूझ करके इसलिए ऐसे प्रश्नों को शामिल किया था कि आप फट से अरहर लगाओगे, क्योंकि आपके यहां सामान्यतः अरहर की खेती होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़े तो ये आपका जवाब होगा क्या, ये आपका जवाब होगा चना। इसको याद रखिएगा। और ये यूपीपीसीएस में भी एक बार कृषि से रिलेटेड जोड़ करके ये 2014 में प्रश्न इसको उठा करके पूछ लिया था। तो अब डी पलटी मार रहे हैं, मान लीजिए पलटी, लेकिन एक चीज देखिए, कमेंट मैक्सिमम किया करिए। कमेंट अभी केवल 116 लोग कर रहे हैं और आपकी संख्या लगभग 500 के आसपास पहुंच चुकी है। तो जब मैक्सिमम कमेंट करोगे तो याद रखिएगा आप मैक्सिमम यहां से मजबूत होते चले जाओगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कमेंट करने के बाद और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में घुसता है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आइए
मैं लेता हूं सेशन का क्वेश्चन नंबर 18। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। कह रहा है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान। इंपॉर्टेंट है। कह रहा है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है। ए कह रहा है कि कानपुर में है, बी कह रहा है अम्बेडकर नगर में है, सी कह रहा है हरदोई में है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि क्या ये लखनऊ में है। आपको कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि ये आपका प्रमुख रूप से कहां पर है। तो आप में से मैक्सिमम का जवाब आना शुरू भी हो गया है और मैक्सिमम हाँ, तो अब मैक्सिमम हरदोई बिल्कुल। तो ये याद रखेगा कि राजा टोडरमल, ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण, याद रखेगा कि ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण, याद रखेगा ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भूलेख संस्थान है। याद रखेगा महत्वपूर्ण भूलेख संस्थान है जो सबसे ज्यादा फेमस है। किसके लिए? तो जो सबसे ज्यादा फेमस है वो याद रखेगा कि है प्रशिक्षण के लिए। किसके लिए है? प्रशिक्षण के लिए है। तो बोलिए प्रश्न नंबर 18 का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी हरदोई। प्रश्न नंबर 19, राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय है। आप देखिए ये फंसा प्रश्न कि राजस्व न्यायालय आप जानते हैं पूछ रहा है कि इसमें जो नायब तहसीलदार का न्यायालय है ये पूछ रहा है कि सबसे उच्च न्यायालय माना जाता है, मध्यवर्गीय न्यायालय माना जाता है, सबसे निम्न माना जाता है और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है ये सबसे निम्न न्यायालय माना जाता है, सबसे निम्न माना जाता है। और इसी में जो राजस्व न्यायालय की बात किया है, जब बात आ जाएगी राजस्व परिषद का, तो याद रखिएगा कि राजस्व परिषद का जो न्यायालय होता है ये राजस्व परिषद का न्यायालय राजस्व विभाग का सबसे, क्या याद रखना, सबसे उच्च। तो याद रखिएगा दोस्त कि ये सबसे उच्च न्यायालय माना जाता है। क्या? तो राजस्व परिषद का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये याद रखिएगा कि राजस्व विभाग का सबसे उच्च न्यायालय राजस्व परिषद के है और सबसे निम्न न्यायालय जो है वो आपका नायब तहसीलदार का होता है। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे निम्न न्यायालय माना जाता है। आप मैक्सिमम जवाब दोगे ऑप्शन नंबर सी। आप मैक्सिमम जवाब दोगे क्या? आप मैक्सिमम जवाब दोगे ऑप्शन नंबर सी। और क्या बात है, हाँ सबसे निम्न न्यायालय। तो ये आपका राइट जवाब है। क्या? ये आपका राइट जवाब इसमें माना जाता है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। आइए प्रश्न नंबर 20 के क्रम पर चलते हैं। देखिएगा दोस्त प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में चकबंदी कहां से प्रारंभ किया गया था। तो कह रहा कि कैराना तहसील से, मुसाफिर खाना तहसील से, ए व बी दोनों से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी है ये आपका मतलब अधिनियम, आप अगर हम बात करते हैं तो ये 53 में, 54 से योजना बनी, 58 से शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में चकबंदी 58 से शुरू हुआ था और ये दो जगहों से, मुसाफिर खाना कैराना और मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। इसलिए प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब क्या होगा? तो दोस्त प्रश्न नंबर 20 का राइट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्या होगा? तो इस राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर 21 कह रहा प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन माना जाता है। तो प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, कलेक्टर, बताएंगे कौन माना जाता है। तो जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी, तो देखिए कार्य काम काज कोई और है, वर्कलोड किसी और के पास है, बहुत सारी चीजें बहुत सारे तरीके से है, लेकिन अगर बात होगी कि सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है वो होता है कलेक्टर। और याद रखिएगा कि सभी मतलब जिले, ऐसे लिखिए आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा कि जिले में सभी राजस्व, जिले में सभी राजस्व अधिकारी, जिले में सभी राजस्व अधिकारी याद रखिएगा किसके? कलेक्टर के अधीन होते हैं। क्या? कलेक्टर के अधीन होते हैं। इसको आपको याद रखना है कि ये कलेक्टर के अधीन होते हैं। तो बोलिए 21 का राइट जवाब क्या बोलोगे आप? सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 कह रहा खसरा खतौनी का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। कह रहा लेखपाल करता है, ग्राम विकास अधिकारी करता है, कानूनगो करता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको याद होगा तो आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि खसरा जो लेखपाल के द्वारा कृषि विवरण
वर्ष भर का बनाया जाता है और वर्ष भर का कृषि विवरण बना करके जो ले जा करके ब्लॉक पर तहसील पर जमा किया जाता है। तो आप याद करिए किसके पास जमा किया जाता है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि यह जमा किया जाता है कानून गो के पास। तो याद रखिएगा यहां क्या होगा, कानून गो होगा कि इसका खसरा खतौनी का निरीक्षण करता जो वास्तविक माना जाता है वो कानून गो होता है। और यह निर्मित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको अब इसको याद रखना है। बोले क्लियर हो गया। आइए आगे की ओर। हाँ बिल्कुल, हाँ तो मैक्सिमम का जवाब आया कानून गो। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 के क्रम पर चलते हैं। कह रहा परामनी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा आलू उत्पादन को आप क्या बोलोगे दोस्त, आलू उत्पादन को आप बोलोगे गोल क्रांति। बोलो क्या बोलोगे, गोल क्रांति बोलोगे। अब पूछ रहा पेट्रोलियम उत्पादन, तो पेट्रोलियम उत्पादन को आप बोलोगे काली क्रांति या इसी को आप लोग बोलते हो कृष्ण क्रांति बोलते हो। तो बोलो आप पेट्रोलियम उत्पादन को क्या बोलोगे, आप काली क्रांति बोलोगे। अगला कह रहा केसर उत्पादन, बोलो आप केसर उत्पादन को क्या बोलोगे, तो आप कहोगे कि केसर उत्पादन को हम लोग बोलेंगे सेफ्रान क्रांति। क्या बोलोगे, सेफ्रान क्रांति। और भिंडी उत्पादन को आप क्या बोलोगे, तो भिंडी उत्पादन को आप लोग बोलोगे ये आपका हो गया कौन सा, तो ये भिंडी उत्पादन हो गया परामनी क्रांति। और सेफ्रान सेफ्रान से शुरू हुआ है और से याद रखिएगा केसर, तो ये सेफ्रान क्रांति आपका क्या होगा, ये भिंडी उत्पादन या और सेफ्रान क्रांति क्या होगा, केसर, और परामनी क्रांति होगा आपका भिंडी उत्पादन। चलिए आगे प्रश्न नंबर 24 के क्रम पर। खेवट का संबंध किससे है, और बार बार ये पूछा जाने वाला आपका एक महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाने वाला ये एक महत्वपूर्ण शब्द है कि खेवट का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा खेवट क्या होता है, तो ये खेवट एक प्रकार का अधिकार पत्र होता था। याद रखिएगा किसका, तो ये अधिकार पत्र हुआ करता था। और ये अधिकार पत्र किसका, तो याद रखिएगा जमींदारों का ये अधिकार पत्र हुआ करता था। और आपको पता है कि वर्तमान समय में जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया, तो इसी के साथ ये खेवट शब्द जो है ये वर्तमान प्रयोग से, वर्तमान प्रचलन से बाहर हो गया। लेकिन ये इसका संबंध किससे है, तो खेवट बार बार आता है, तो याद रखिएगा खेवट का संबंध है जमींदारी से। बोलो दोस्त क्लियर हो गया, खेवट का संबंध किससे है, तो आप बोलोगे जमींदारी से है, या जमींदारी का जो अधिकार पत्र होता था या जो रिकॉर्ड होता था उसी को बोलते थे। कह रहा पूरे देश के संदर्भ में अभी तक कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि चकबंदी के अधीन लाया गया है, मतलब वर्तमान समय में। और ये पूछा है पूरे देश का, तो पूरे देश का मतलब ये भारत के संदर्भ में आपको जवाब देना है कि भारत के कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि, क्या बोल रहा है कि भारत में कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि चकबंदी के अंतर्गत आ गया है, या जिसको चकबंदी के अंतर्गत भूमि संगठन का कार्य कर दिया गया है। तो भूमि संगठन का कार्य अभी तक कुल 49% भूमि का कर दिया गया है। तो दोस्त याद रखना इसका राइट जवाब क्या होगा, 25 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो दोस्त क्या होगा, तो ये आपका राइट जवाब होगा कि 49% इसको कर दिया गया है। आइए प्रश्न नंबर 26 के क्रम पर चलते हैं, देखेंगे प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है। कह रहा दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया उत्तर प्रदेश। और आप जानते हैं इसको हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं। श्वेत क्रांति 1970 में आई थी। और इसी को दोस्त और आप क्या बोलते हो, तो इसी को दोस्त अब और आप बोलते हो ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हो, इसी को आप लोग बोलते हो ऑपरेशन फ्लड। किसको, श्वेत क्रांति को बोलते हो। डॉक्टर वर्गीज कुरियन 1970 ईस्वी में। और हमने अभी आपको बताया 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आप आयोजन करते हो। तो 26 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना का नाम दिया गया, की घोषणा क्या की गई है। तो कह रहा कि 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 18, 25 सितंबर 19 और कह रहा कि 25 सितंबर 2020। चलिए मैक्सिमम का कमेंट आना चाहिए और मैक्सिमम इसके लिए कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सहज हर घर बिजली योजना, और इसको आपको बताना कितना। और मैक्सिमम का जवाब आने लगा है 27 के लिए कुछ लोगों का ए बी 26 नवंबर संविधान। अच्छा चलिए देखिएगा,
तो ये याद रखिएगा कि 25 सितंबर 2017 इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण इलाकों में सभी जगह तक, ग्रामीण इलाकों में सभी जगह तक विद्युत पहुंच बनाना या इसको मुहैया कराना, ये इसका प्रमुख रूप से रखा गया था। तो इसको याद रखेंगे दोस्त, आप क्या इसको याद रखेंगे कि ये सौभाग्य योजना और इससे संबंधित आपका डिटेल है। तो चलिए, दो शब्द आप निश्चित तौर पर कमेंट लिखिए कि क्या। देखो एक चीज ये होता है ना, आप बाहर देखिए, इस समय आप निकल नहीं सकते बिना कान ढके और बिना स्वेटर के, लेकिन ये देखिए, ये पढ़ाने का जज्बा होता है कि मेरे पसीने तक निकल आए। बहरहाल ये प्रयास हमारा आपकी सफलता के लिए, आपकी सफलता तक जारी है। दो शब्द आप जरूर कमेंट लिखिएगा। और हां, मैं ये एक विशेष आग्रह होगा, अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक की संख्या 355 है। आप निश्चित तौर पर आप सभी लोग लाइक कर देंगे। और हां, चंद्रा इंस्टीट्यूट याद रखिएगा, लेखपाल का जो नया बैच है, जो हमारा दिसंबर में बिल्कुल न्यू प्रारंभ हुआ है, वो आपका स्टार्ट है। अगर आप अभी तक चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं और ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के इच्छुक हैं, तो बहुत सरल सी प्रक्रियाओं के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप अपने मोबाइल के जाइए कहां, गूगल प्ले स्टोर में, और गूगल प्ले स्टोर में आप जाकर के आप सर्च बॉक्स पर आप टाइप करिए और लिखिए वहां पर क्या, तो आप लिखेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। और चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद आप सर्च करने के बाद आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आएगी, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और इसे इंस्टॉल करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट वाले पोर्शन में जाइए। यहां सिंपली आपको अपना नाम डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपने पसंद से कोई आईडी बनानी है और आपको अपने पसंद से किसी पासवर्ड का चयन करना है। इसके बाद आप अंदर एंट्री कर जाएंगे। आप वहां अंदर जाएंगे तो आसानी से बाई कोर्स के अंतर्गत आप इसको परचेज करके डेली क्लास बाय क्लास के माध्यम से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। और किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो 9936444560 पर कॉल कर सकते हैं। 8299310097 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 8400333260 पर कॉल कर सकते हैं। 8400333261 पर कॉल कर सकते हैं। 8400333264 पर कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर हैं। तो दोस्त चलिए, इसी के साथ मैं कामना करूंगा आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। और इसी के साथ मैं आज के इस क्लास में आपसे विदा लेता हूं। शाम 8 बजे याद रखिएगा, करेंट अफेयर्स और जीके की महत्वपूर्ण क्लास होगी, जो आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ऐसे लोग जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी की कर रहे हैं, यूपी टेट भी तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सुपर टेट में बैठेंगे। और ऐसे सभी लोगों के लिए ये आपका विशेष रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास में हम यही विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच।